गरीब बहन का पाइप, अमीर बहन का झरनों पर ससुराल। वाह, यहाँ का नजारा इतना सुंदर है ना, जितना भी देखो कम लग रहा है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो यहाँ पर झूला भी है, कुछ देर बाद हम झूला झूलेंगे। पापा पापा, पहले मैं झूला झूलूंगा। अरे बेटा, संभाल कर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, अपने आप को चोट मत लगा लेना। हाँ, और झरने में मत चले जाना। अरे आप चिंता मत कीजिए, झरने का पानी गर्म है और गहराई भी कम है, वही वाला पानी आ रहा है स्विमिंग पूल में। अरे माँ जी, ऐसी ठंड में पहाड़ों को देखकर गरम गरम चाय पीने का आनंद लीजिए और उसके बाद हमारा झरने वाला ससुराल। हाँ बहू, जहाँ एक तरफ अमीर बहन अपने झरने वाले ससुराल के पास बहुत मजे कर रही थी, वहीं गरीब बहन का परिवार ठंड से बचने के लिए पाइप में मुश्किल से रह रहे थे। माँ, बहुत खांसी आ रही है। बहू, बढ़ती ठंड की वजह से देखो इसको खांसी जुकाम हो रहा है, थोड़े दिन में हमें भी हो जाएगा। हम कब तक इस पाइप वाले घर में रहेंगे? पता नहीं माँ जी, सर ढकने के लिए तो अभी यही जगह मिली है। सोचिए अगर ये भी नहीं होता तो हम कहाँ जाते। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर गरीब बहन के परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उनके सर से छत छिन गई थी और उन्हें पाइप वाले ससुराल में रहना पड़ा। दूसरी तरफ अमीर बहन झरने वाले ससुराल में रह रही थी, लेकिन क्यों? इन सब बातों को जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सावित्री अपनी दोनों बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी। सलोनी, देखो मैं तुम्हारे लिए नारंगी, गुलाबी, जामुनी, पीले रंग की सुंदर सुंदर साड़ी और मैचिंग की चूड़ी और हार भी लेकर आई हूँ। आखिर मेरी बेटी एक अमीर ससुराल में जा रही है तो उसका रुतबा भी तो होना चाहिए ना। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। माँ, आप मेरे लिए सिर्फ 2 ही सूट लेकर आई हैं और ये इतने अच्छे तो नहीं हैं जितने अच्छे सलोनी के हैं, और आपने मैचिंग की चूड़ी भी नहीं खरीदी। हाँ, तो तुझे खरीदने की क्या जरूरत है? गरीब ससुराल में जा रही है, कौन देखेगा तुझे मैचिंग की चूड़ी में और साड़ी में? गरीब ससुराल में अमीर ससुराल जैसी साड़ी पहनकर घूमेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। गरीब जगह है तो गरीब बनकर ही रहेगी ना। बिल्कुल ठीक बोली सलोनी तू। रिदमा, मैं जितना दे रही हूँ चुपचाप उसी में उतना लेकर शादी करके अपने ससुराल में रह जा, समझी? और वैसे भी उसको अच्छा नहीं दूंगी तो उसके ससुराल वाले बोलेंगे नहीं। वही तो माँ, पर ये समझती नहीं है क्या फायदा है इसकी बड़ी बहन होने का, मेरी खुशियों से जल रही है। सलोनी, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों से जलूंगी? भले ही मैं गरीब ससुराल जा रही हूँ और तू अमीर ससुराल, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए खुश हूँ। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। कुछ दिनों बाद घर में हल्दी मेहंदी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों बहनों के हल्दी के बाद मेहंदी लग जाती है और नाच गाना होता है और अमीर बेटी के ससुराल से अच्छा तोहफा आया होता है। ये देख सावित्री की आंखों में और लालच आ जाता है। आहा, मेरी बेटी के ससुराल से मेरे लिए कितनी महंगी साड़ी और जेवर आया है, और ऐसी मिठाई तो मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा हुआ कम से कम मेरी एक बेटी तो अमीर ससुराल में गई, उस गरीब बेटी के ससुराल से तो मुझे वैसे भी कुछ मिलने से रहा। 2 दिन बाद ही दोनों बेटी की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां सावित्री अमीर बेटी को तो कर्जा करके और दहेज में अच्छा सामान देती है, साथ ही रजाई कंबल भिजवा देती है, लेकिन गरीब बेटी को वह कुछ भी अच्छा सामान नहीं देती। थोड़ा थोड़ा सामान, शगुन के 11 कपड़े, नारियल, बर्तन, इतना ही गरीब बेटी को भेज देती है। गरीब ससुराल आने के बाद भी रिद्धिमा अपने ससुराल में कम में भी खुशी से रहती है। वहीं अमीर बेटी अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां पैसों को देख उसमें और घमंड आ जाता है और नौकरों पर अपना हुक्म चलाती है। रामू काका, जरा मेरे लिए एक हॉट कॉफी लेकर आना। सलोनी के इतने कहने पर नौकर उसको गर्मा गर्म कॉफी दे देता है और अपने रूम का वाटरफॉल पोस्टर देखकर वो कहती है, अमन, हमारे रूम का वो पोस्टर देखो ना, कितना सुंदर वाटरफॉल है। काश ऐसी ही जगह हमारा घर होता। अरे ऐसी जगह घर कहाँ होता है सलोनी, कुछ भी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ घर नहीं हो सकते। 8 साल गुजर जाते हैं। गरीब बहन भी अपने ससुराल में जैसे तैसे रह रही थी, साथ ही उसका आरव नाम का एक बेटा भी है। एक दिन कड़कड़ाती जनवरी की ठंड में उनके घर की झोपड़ी उड़ जाती है, जिस वजह से सर ढकने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता और मजबूरन वह एक पाइप में रहने लगते हैं। बहू, बहुत ठंड हो रही है, हम कैसे इस पाइप में रहेंगे? जो भी हो माँ जी, पर अभी हमें इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। आरव, चिंता मत कर, मैं अभी कुछ बनाती हूँ, थोड़ा सामान तो लाई हूँ मैं। ऐसा कहकर रिद्धिमा एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर दाल चावल चढ़ा देती है, जिसके पक जाने के बाद वह सब ठंड में दाल चावल का आनंद लेते हैं। चलो किसी तरह हमारी भूख तो मिटी, लेकिन इस ठंड में हम पाइप के अंदर कैसे रहेंगे समझ नहीं आ रहा। 1 महीना काम करके मैं कोई कमरा ढूंढ लूंगा, जब तक हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। अब मैं काम पर चलता हूँ।
ये कहकर विक्रम काम पर चला जाता है। ऐसे ही ठंड में वह अपना पाइप के अंदर रहकर गुजारा जैसे जैसे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमन अपने पूरे परिवार को कार में बिठाकर कुछ घंटों की दूरी पर आंखों पर पट्टी लगाकर उन्हें झरने के सामने ले जाता है। अरे बेटा, तू हमको कहाँ लाया है आंखों पर पट्टी बांधकर? हाँ बताओ ना, हम कहाँ आए हैं? पता नहीं पानी की आवाज क्यों आ रही है बहुत ज्यादा। आप सब खुद ही देख लो। ये सुनकर सभी लोग अपनी आंखों पर से पट्टी हटा देते हैं और अमन का बेटा ऋषभ जोर जोर से पहाड़, झरने और घर देखकर उछलने लगता है। वाह अमन, हम झरने पर क्यों हैं? और यहाँ का नजारा कितना सुंदर है ना। याद करो, शादी के बाद तुमने मुझे अपना सपना बताया था, इसलिए झरने के पास ही मैंने तुम्हारा ससुराल तैयार कर दिया है। और देखो ठंड के साथ कितना अच्छा नजारा है। ये वादियाँ, पहाड़, तितली, झरना और आग जलाने के लिए जगह भी है। थैंक यू अमन, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। ये झरने वाला ससुराल मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपना घर देख कर आती हूँ। तभी सलोनी अपना झरने वाला ससुराल देख कर आती है और घर देखने के बाद अपने बेटे के साथ झूले पर ही झूलती है। वाह पापा, मुझे झूला बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो है, चलो अब खाना खा लेते हैं। ऐसे ही अमीर बहू अपने झरने वाले ससुराल में आकर बहुत खुश होती है और वह बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। झरने से गर्म पानी आता है जहाँ कपड़े, बर्तन वह इस गर्म पानी से धोते हैं। बहू, इतनी ठंड में गर्म झरने का पानी आ रहा है, मैं तो कह रही हूँ हमें यहाँ ही नहा लेना चाहिए। हाँ माँ जी। पहले घर के जेंट्स लोग गर्म झरने के पानी में नहाते, फिर सास बहू नहा लेती हैं और ऐसे ही वह झरने के ससुराल में बहुत खुश रहते हैं। कुछ दिनों में सलोनी फोन करके अपनी माँ को झरने का ससुराल देखने को कहती है तो बड़ी खुशी के साथ सावित्री थोड़ा बहुत सामान लेकर अपनी बेटी के घर आती है। कैसी हो समधन जी, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ, वैसे झरने का ससुराल अच्छा लग रहा है? मेरा आइडिया है तो अच्छा लगेगा ही ना माँ। और ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? थोड़े अच्छे कपड़े तो पहनती। आपको पता है ना आप मेरे अमीर ससुराल आ रही हो, ना कि अपनी गरीब बेटी के ससुराल में। अरे तो क्या हो गया, अच्छे से तैयार होकर नहीं आ पाई? वैसे मुझे बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं था कि पहाड़ और झरने के बीच तेरा ससुराल होगा। मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दो और कंबल दे दो। बस करो माँ, क्यों मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही हो? अब तुम पर ये भी नहीं था क्या? इतना तो होश होना चाहिए था तुम्हें कि तुम्हारी बेटी ठंडी जगह में रह रही है, बस मुंह उठाकर आ गई। और ये हाथ में क्या है? ये नॉर्मल से सेब लेकर आई हो मेरे लिए, अच्छी सी मिठाई नहीं ला सकती थी? माँ, आप नानी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू चुप कर। सलोनी, तुझे तो पता है ना मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, जितना बन पड़ा उतना ले आई। आपकी ये लाइन बोलने से मैं मान नहीं जाऊंगी। अपनी बेइज्जती होने के बाद सावित्री 1 मिनट भी बिना रुके वहां से सीधी चली जाती है। कुछ देर बाद उसे पाइप में अपनी गरीब बेटी दिखाई देती है। वह उनकी तरफ आती है कि एक गाड़ी वाला थोड़ा धक्का देकर भाग जाता है तो गरीब बेटी अपनी माँ को संभालती है। माँ तुम यहाँ कैसे? यहाँ आओ, तुम्हारे पैर में लग गई है। तू यहाँ कैसे? तू इस पाइप में रह रही है, तेरा तो घर था ना। हाँ माँ, इस समय हालात ऐसे हुए कि सर छुपाने के लिए पाइप ही सहारा बना। 20 दिनों से हम यहीं रह रहे हैं। आपको ठंड लग रही है, पहले आप अंदर आ जाओ, मैं चाय बना कर देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। बहू, अपनी माँ के पैर में दवाई लगा दे और चाय बना दे। ये कहकर संतोष चाय बना देती है और उसका बेटा अपनी नानी के साथ खेलने लगता है। रिद्धिमा अपनी माँ के पाँव में दवाई लगा देती है और उसे कंबल उड़ा देती है, साथ में आग भी जला देती है। हर तरीके से अपनी माँ का ख्याल रखने की कोशिश करती है। 2 दिन हो जाते अपनी गरीब बेटी के पास कुछ ना होते हुए भी उसके लिए सब कुछ करना सावित्री की आंखों में आंसू भर देता है। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे असल मायने में जिसे प्यार देना चाहिए था उसे तो दिया ही नहीं, और इसके लिए इतना कुछ किया था उसने मुझे दुत्कार दिया। माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, और किसने आपको दुत्कार दिया? यही कि मैंने शादी पर तुझे कुछ भी नहीं दिया, उल्टा तेरा गरीब ससुराल में रिश्ता देखा। लेकिन सलोनी के लिए मैंने सब कुछ अच्छा किया, पर उसने ही मेरे साथ आज बुरा कर दिया। पर तू तब भी मेरा इतना ख्याल रख रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं तुम लोगों को इस पाइप वाले घर में नहीं रहने दूंगी। मेरे पास मेरा जो भी है वो मैं तुझे देना चाहती हूँ रिद्धिमा, तू उसकी हकदार है, तू अपने पिता के घर में रहेगी। लेकिन माँ, वो आपका घर है। अगर तू उस घर में नहीं रहेगी तो मैं समझूंगी तूने मुझे माफ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, मैं आपके पास जरूर रहूंगी। इस तरह रिद्धिमा अपनी माँ की बात मान जाती है और उनके घर में सब हमेशा के लिए रहने चले जाते हैं और बेटा अपने ससुर का फर्नीचर बनाने का काम संभालता है, जिसके बाद उनकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है।